हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस में आप सभी का स्वागत है। देखो, एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आज का लेक्चर स्टार्ट कराने से पहले। देखो, आप सभी को ये बताना चाहता हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी में, जीएस पेपर 2 में, या पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स जो मर्जी कह लो, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो चीज़ लिखी होती है हमें उसको वैसे ही इंटरप्रेट करना होता है। यहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाना होता है। अपना दिमाग लगाना बेवकूफ़ी होती है पॉलिटी के सब्जेक्ट में। बिकॉज तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं हो। देश में सिर्फ एक ही ऑर्गन का ये काम है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, वो है सुप्रीम कोर्ट। यू आर नॉट अ सुप्रीम कोर्ट। आप में से कोई वकील नहीं है, कोई लॉ मेकर नहीं है, कोई जज नहीं है। तो अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए हमें। बात ये है, अगर यहाँ पर ये 6 मंथ दे रखा है, तो जैसा कि एक क्वेश्चन जो मैंने दिया आपको, मैंने आपको इस टेस्ट में जो क्वेश्चन दिया, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर डिफेक्शन लॉ। ये सारी चीज़ें यहाँ से ऑलमोस्ट सेम लगी। तो बस अंधाधुंध आप लोगों ने कहा हाँ हाँ मैच कर रहा है, वर्ड टू वर्ड एक एक मैच है। बिल्कुल, हमें तो अपनी मेमोरी पावर पे इतना भरोसा है जितना हमें अपने बाप पे भी नहीं है। तो आपने ना 180 डेज इधर उधर देखा, ना कुछ देखा, और इसका ऑप्शन जो है वो कर दिया आपने 1 2 3 एंड 4। या अगर इधर ऑल ऑफ दी अबव लिखा होता तब भी आप इसे कर देते। देखो, 6 मंथ 180 डेज नहीं होते हैं, ये दो चीज़ें अलग हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो चीज़ लिख रखी है उसको हमें वैसे ही इंटरप्रेट करना होता है। 6 महीने वैसे भी 180 दिन नहीं होते हैं। ये वाली बात हम इसलिए कह सकते हैं, अगर कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज या आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, अगर ये लिखा हुआ है, यार अगर एक नॉमिनेटेड मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहा है तो ये डेट क्या फर्स्ट जन से काउंट होगी क्या? हमेशा 1 जनवरी को नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन करेगा? ये उसके मतलब माँ बाप ने सिखाया उसको ये वाली चीज़? या हमारे देश में ये बोला जाता है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है 12, अब तो हालांकि लोकसभा में एंग्लो इंडियन की बात हो ही नहीं सकती है, जो नॉमिनेटेड 12 मेंबर्स हैं राज्यसभा के, उनको ऐसा लिखा है संविधान निर्माताओं ने कि अगर तुम्हें कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी तो न्यू ईयर वाले दिन ही ज्वाइन करना, ताकि वहाँ से आराम से ये जो 6 मंथ्स का जो फंड है वो आराम से कैलकुलेट हो सके। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है? तो इसमें जो है 4 आराम से एलिमिनेट हो सकता था, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और इसका आंसर 2 था, 1 2 एंड 3। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है। बताना इस क्वेश्चन से ये हिंट देना चाह रहा हूँ डैट जो एग्जामिनर है वो इस तरह के ट्रैप में आपको डाल सकता है। अगर कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा होता है 7 डेज, पेपर के अंदर अगर लिखा आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर के अंदर अगर 1 वीक लिखा आ रहा है ना, एक बात बता रहा हूँ मैं, मतलब इतना एग्जामिनर ऐसे इतनी खिलवाड़ नहीं करता है। 7 डेज अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और अगर किसी क्वेश्चन में 1 वीक लिखा आ रहा है उसकी जगह, और आपने इसको ठीक कर दिया, तो ये गलत है आपका आंसर। संविधान ने वर्ड ही ये यूज करा है 7 डेज। एक बताने का तरीका बता रहा हूँ बस मैं आपको। फोर्टनाइटली वर्ड आ रहा है और आप कहीं पे 15 दिन या 14 दिन अगर उसको सुन के उस आंसर को ठीक कर रहे हो तो आपका आंसर गलत है। अगर फोर्टनाइटली वर्ड यूज है तो फोर्टनाइटली ही आपको मार्क करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन का काम सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है, सिर्फ और सिर्फ, हमारा नहीं है, आपका नहीं है, किसी टीचर का नहीं है, बुक लिखने वाले का भी नहीं है। इसलिए लक्ष्मीकांत को अच्छी बुक इसलिए माना जाता है, बहुत सोच समझ के लिखी गया है इसका टेक्स्ट। यहाँ पर अगर चाहता तो ऐसे लिख सकते थे लक्ष्मीकांत 1 6 मंथ/180 डेज, ये तब लिख सकते थे जब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा होता। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? तो इस ट्रैप से बचना, इस तरह के ट्रैप भी एग्जामिनर जो है वो बिछा सकता है। ओके, कोई कुछ कह रहा है क्या? हाँ सौगंधा, कुछ पूछना है क्या? हाँ बताओ बताओ। नहीं है, नहीं है, वो 180 डे 6 मंथ नहीं है।
कैसे करोगे? 6 मंथ 180 डेज कहाँ होते हैं बताओ? हाँ, अगर नहीं नहीं, आपको हमेशा टर्म बस ये जहाँ 6 महीने दे रखा होगा ना, अभी तो हमारी बुक जैसी स्टार्ट हुई है, हम अपनी बुक में जब ये 80 चैप्टर पूरे के पूरे पढ़ लेंगे ना, बहुत सारी जगह ऐसा देखोगे कि 6 मंथ दे रखा है, 3 मंथ्स दे रखा है, क्वार्टरली टाइम पीरियड दे रखा है। तो हमें उसको ये 3 मंथ्स को इंटरप्रेट नहीं करना है कि 90 दिन का समय होता है। ये मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि खुद की इंटरप्रिटेशन लाना यहाँ बेवकूफ़ी हो सकती है कि 3 मंथ्स इज इक्वल टू 90 डेज, 6 मंथ इज इक्वल टू 180 डेज। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अंदर। बिल्कुल, हाँ हाँ, क्योंकि संविधान निर्माता वैसे लिख के गए हैं, तो यूपीएससी उस चीज़ की कदर करता है कि हमें इस चीज़ का कोई अधिकार नहीं है इसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने का। समझ गए? ये चीज़ होती है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, इंडिया पाकिस्तान का जो पहला युद्ध था वो कब हुआ बताओ? सबसे पहला वॉर, फर्स्ट इंडो पाक वॉर कब हुआ? गलत गलत। उसको बोला जाता है, लिखने का तरीका होता है 47 to 48। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस कब हुए? गलत। उसको बोला जाता है 51 to 52। 51 में भी चीजें सुलझ गई थी, लेकिन वो याद है ना, सबके नाम वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ करके हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ा था, ऐसे लिखे गए थे, तो वो लिस्ट कैंसिल कर दी गई थी। रिजल्ट और 51 में एंड में दिसंबर के महीने में वोटिंग हुई है, लेकिन 52 में जनवरी के महीने में ज़्यादा हुई है। तो उसको इलेक्शंस बोला जाता है 1952 के, लेकिन लिखने का तरीका ये होता है। मैं इस चीज़ के ऊपर ओवर एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूँ? ये आंसर राइटिंग हमें ना जैसे जीएस पेपर 2 तक सीमित नहीं होती ना, क्योंकि और प्रीलिम्स तक नहीं होती ना, पीएसआईआर तक जाती है ना हमारे ऑप्शन में। तो और आपको क्या लगता है, आप अगर ऑप्शन लेकर बैठे हो तो क्या आप मजाक कर रहे हो उनके सामने? आपके इंटरव्यू रूम में उनको पता है कि इसका पीएसआई और ऑप्शनल है, तो एक कोई ना कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट तो पक्का बैठाएंगे, वो एक या दो तो बैठेंगे ही बैठेंगे, या फिर जो चेयरमैन होगा या जो आपको जो बोर्ड मिलेगा वो पक्का उसमें से पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज तो होगी हर किसी को, आईआर की नॉलेज होगी हर किसी को। ये छोटी छोटी बातें होती है, मतलब देखो आज तक कोई इस पर इम्फेसाइज नहीं करता। मैं भी ये नहीं कह रहा कि मैंने ऐसा कभी कुछ एक्सपीरियंस करा है, मैं तो बस वो बात बता रहा हूँ आपको कि जहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। चिढ़ने को तो कोई किसी भी बात पे चिढ़ सकता है, ये है ना, हमें वो नहीं करना है, उनका खून नहीं खौलाना है। तो बात करते हैं अब किन किन केसेस के अंदर सीट्स वेकेंट हो सकती हैं। इन द फॉलोइंग केसेस अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट वेकेट हिज सीट्स। ठीक है, वेकेट का मतलब क्या होता है? वेकेट का मतलब क्या होता है? खाली करना मतलब। हाँ, दो मतलब होते हैं ज्यादा ना। एक होता है रिमूव, रिमूव होता है तुम्हें जाना पड़ेगा। हमने रिमूवल के लिए अभी तक क्या पढ़ा है? डिसक्वालिफिकेशन। विकेटिंग मतलब सेल्फ विल से बेटा छोड़ दो, अपने आप चले जाओगे तो इज्जत से जाओगे, हम अगर हटाने पे आएंगे तो बहुत बेइज्जती करेंगे, राइट? और ईशा, कल ऐसी ही मिस इंटरप्रिटेशन हुई ना शब्दों में आपको टेस्ट में, है ना? तो ये है, ऐसे मतलब पूछ लिया करो मुझसे, जब भी पढ़ भी रहे होते तब भी पूछ लिया करो क्या इसके मतलब ठीक होते हैं, मतलब ये सेम होते हैं क्या, क्या ये मैं ठीक इंटरप्रेट कर रहा हूँ, ठीक इंटरप्रेट कर रही हूँ क्या? अब वो चीज़ है, क्योंकि हाउस का जैसे मैंने पूछा कि एडजन करना, और हाउस का टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब वो रहेगा ही नहीं। अब लोकसभा राज्यसभा का तो टर्मिनेशन हो नहीं सकता ना, विधानसभा का हो सकता है, ये विधान परिषद का ही पॉसिबल है अभी जितना कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट अगर हम इंटरप्रेट कर सके तो देखते हैं किन किन सिचुएशंस के अंदर उसको रिमूव नहीं, रिमूव तो था डिस्क्वालिफिकेशन, वो तो हटाया जाएगा। और डिस्क्वालिफिकेशन के जो ग्राउंड्स थे वो दो चीजों से डिराइव होते थे, एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक से खुद से, और दूसरा पार्लियामेंट से। और पार्लियामेंट का भी वहां पर एक एक्ट था, आरपीए 1951। ठीक है, अब किस किस केसेस में एक मेंबर को अपनी सीट छोड़नी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, नंबर 1 जो सिनेरियो है लिखा हुआ है वो है डबल मेंबरशिप।
एक जो पर्सन है ना, अभी हम पार्लियामेंट का ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी हम उसके कंटेक्स में भी, स्टेट लेजिस्लेचर के कंटेक्स में भी अभी इस चीज को पढ़ेंगे। डबल मेंबरशिप, एक जो पर्सन है, शी और ही कैनॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एट द सेम टाइम। वो लोकसभा का भी एमपी हो, उसको ध्यान से सुनना जिनको पॉलिटी का नहीं पता कुछ भी, वो लोकसभा का भी एमपी हो और राज्यसभा का भी एमपी हो, ऐसा एक साथ होना पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर आप एमपी हो, डिसाइड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको कहां जाना है, लोकसभा जाना है, राज्यसभा जाना है, आप दोनों के चुनाव में खड़े होकर दोनों से जीत कर आप दोनों की जो एमपीशिप है वो एंजॉय नहीं कर सकते। सिंपल सी बात। तो जो अच्छा, इसको कई लोग ना गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। अब मैंने स्टूडेंट से या अपने फ्रेंड से देखा है ना, तो वो इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं, अर्पित ये चीज अलाउड हो गई है ना अभी, मतलब अभी कुछ साल पहले, कि एक जो पर्सन है वो दो जगह से चुनाव लड़ सकता है, तो ये उसके साथ मिक्स कर देते हैं बच्चे उसे कि हाँ ये डबल मेंबरशिप एंजॉय, इस बात को कह रहे हैं तो एंजॉय कर तो सकता है, वो जीत तो गया दोनों जगह से। अरे भाई वो जीतना अलग बात है, वो जीत गया फिर भी उसको छोड़ना पड़ता है। मान लो कि दोनों जगह पर मेजोरिटी आ गई, एक पर्सन है, मैं दिल्ली से मैंने लोकसभा के चुनाव लड़े और ग्वालियर से लड़े, मैं दोनों जगह से जीत गया, मुझे चुनाव आयोग क्या बोलेगा अर्पित, क्या बोलेगा, है ना? हाँ, यस। और वो मेरे ऊपर होगा ना कि मैं दिल्ली में बनना चाहता हूं, फिर एमपी दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी में या फिर ग्वालियर, है ना? हाँ। तो अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एट द सेम टाइम। ठीक है सौगंधा, ये कीवर्ड याद रखना, सेम टाइम। ओके ईशा, एक एक बार में नहीं हो सकता है कभी भी। इस इंटरप्रिटेशन में किसी को भी कोई दिक्कत है बता दो जरा। आई रिस्पेक्ट कि अभी आप लोग पॉलिटी की लर्निंग स्टेज पे हो, तो कुछ भी डाउट है तो छोटे से छोटा डाउट पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, वर्ड टू वर्ड एनालिसिस में हमेशा वर्ड यूज करता हूँ ना, और हम डिस्कशन भी सारे ऐसे ही करते हैं। मुझे पॉलिटी के लिए ऐसा बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर वर्ड टू वर्ड नहीं, यहाँ पर कॉमा टू कॉमा एनालिसिस करके चलना पड़ता है पॉलिटी एज सब्जेक्ट में। और इसमें में सारा नहीं, प्रेसिडेंट गवर्नर का चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का चैप्टर, शुरू के 1 से लेकर 11 तक जो चैप्टर्स हैं वो, और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का चैप्टर। बस अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिया तो आप किसी भी एग्जाम में बस पॉलिटी को लेकर बैठ जाओ, बाकी आगे पीछे सब छोड़ दो। यूनिट 1 कर लो, प्रेसिडेंट कर लो, गवर्नर कर लो, हाई कोर्ट कर लो, सुप्रीम कोर्ट कर लो, स्टेट लेजिस्लेचर कर लो, पार्लियामेंट कर लो, पॉलिटी खत्म, लक्ष्मीकांत को फाड़ दो। वो अलग बात है, हम एक नॉच हायर लेवल पे जाएंगे सेफ साइड के लिए, इतना कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बात नहीं करेंगे, करेंगे तो हम सब कुछ, लेकिन इसके करने के बाद कुछ नया मिलता नहीं है। इलेक्शन कमीशन वगैरह का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसका भी एक फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया आपको वो वैसे भी मिल जाता है। एंड के जो चैप्टर्स हैं वो ऐसे हैं कि एक एक दिन के अंदर हो जाते हैं, वो 2-2 4-4 पेज के चैप्टर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो एक जो पर्सन है वो मेंबर नहीं हो सकता दोनों हाउसेस का, लोकसभा राज्यसभा का, सेम टाइम पर एमपी नहीं हो सकता दोनों हाउसेस का। अब इसके लिए जो पार्लियामेंट है वो एक एक्ट भी प्रोवाइड करता है, सेम वही एक्ट जो कि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए था, तो वैकेंसी के लिए भी सेम ही एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, आरपीए 1951। ठीक है, तो इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, अगर हो गया है, मान लो आप खड़े हुए ईशा दो जगह से, चुनो कोई भी दो जगह, शहर चुनना, शहर, ठीक है, स्टेट में चुनना, चुनो जल्दी कोई भी दो शहर, कॉन्स्टिट्यूंसी हो जहां पर, मेरठ और मुरादाबाद। तो ईशा आप यहां से खड़े हुए, ईशा सिंह यहां से खड़ी हुई, और दोनों जगह से वो जीत गई है। जीत गई है इसका मतलब क्या है, अभी जो रिजल्ट आए हैं वो ये क्या दिखा रहे हैं अर्पित हमें, कि ईशा दोनों जगह से क्या हो गई है, एमपी बन गई। ठीक है, आपको ना आपको ना ईशा बताना पड़ेगा आप कौन से हाउस में सर्व करना चाहते हो, किसके जो इलेक्शंस हैं, अगर मान लो लोकसभा के भी चुनाव हो रहे थे, राज्यसभा के भी इनडायरेक्ट चुनाव हो रहे थे, जो भी था जैसा भी था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी तो राज्यसभा में भी होती है कि नहीं होती है, बताओ, वो भी तो किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, यहां पर मुद्दा वो नहीं है, मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन ईशा मान लो कि आप मेरठ और मुरादाबाद दोनों से जीत गए हो, एक लोकसभा के चुनाव जीत गए हो, मैं लिख भी देता हूं यहां पर क्लैरिटी के लिए, मान लो कि मेरठ वाली सीट थी वो लोकसभा के लिए थी आपकी, और जो यहां से जीते हो, इधर से मुरादाबाद से जो जीते हो वो राज्यसभा के लिए जीत गए हो। आपको ना इन दो हाउस में से
किसी एक को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आप किस में एमपी की सीट पर सर्व करना चाहते हो और कितने दिन का समय आपके पास ये चीज करने के लिए, बताने के लिए। 10 दिन का टाइम है कि आपकी डिजायर क्या है, आपकी दिली इच्छा क्या है कि आप किस हाउस में सर्व करना चाहते हो। अगर अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर ये चीज इन्फॉर्म नहीं कर पाए, अच्छा, इंटीमेशन का मतलब डराना नहीं होता है, इंटीमेशन का मतलब इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। इन डिफॉल्ट ऑफ सच इंटीमेशन आपकी जो सीट है ऑटोमेटिकली वेकेंट हो जाएगी, दोनों जगह पर नहीं, सिर्फ अपर हाउस में, राज्यसभा में। इसको याद करने का तरीका क्या है? देखो अर्पित, अगर जो कोई मतलब एक याद करने का बस तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कभी ऐसा कुछ बोला इसके लिए, वो मैं बता रहा हूं याद करने का तरीका है। अगर 10 दिन के अंदर अंदर भी कोई ये चीज इतनी बड़ी पोस्ट पर जाने के बाद अर्पित कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो निब्बा है ना एक नंबर का, है ना। उसके बाद भी इतनी बड़ी उच्च कद पर बैठने के बाद भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मुझे करना क्या है, कौन से हाउस में जाना है, तो एक नंबर का निब्बा है फिर तो वो ईशा, है ना। तो यानी कि उसको, उसके अंदर गंभीरता नहीं है, उसके अंदर मेच्योरिटी नहीं है। और मेच्योर वाले मेंबर्स कौन से हाउस में बैठते हैं? 30 साल वाले कौन होते हैं मिनिमम? राज्यसभा। अपर हाउस किसे बोलते हैं? राज्यसभा। एल्डर कौन होता है? राज्यसभा। अब इसमें जो पर्सन एल्डर है तो उसके अंदर मेच्योरिटी और गंभीरता तो होनी चाहिए ना कि वो डिसीजन क्विक मैनर में ले सके। वो खुद ही कंफ्यूज होकर बैठा हुआ है तो दूसरों को क्या राह दिखाएगा, है ना। तो उसको ये बोला जाता है बेटा तुम इस महल में तो टिके रहो, तुम इस सल्तनत में तो टिके रहो, लेकिन तुम सुल्तान हिंद नहीं बन सकते, हाउस ऑफ एल्डर नहीं बन सकते, हाउस ऑफ एल्डर में जाकर एमपी नहीं बन सकते। एल्डर पोस्ट पे आने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है क्योंकि तुम बेटा निब्बे हो, तुम लोकसभा में रहो, लोअर हाउस। इसको याद करने का तरीका ऐसा, मतलब मैंने ऐसा याद कर रखा है इसको, कि पर्सन जो 10 दिन के अंदर इतने ऊंचे पोस्ट पर बैठकर ये चीज डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो फिर तो वो निब्बा या निब्बी ही है। तो उनकी जो जहां पर जिस हाउस को बोला जाता है कि ये गंभीर हाउस है क्योंकि यहां पर एल्डर मेंबर्स हैं, ये एल्डर मेंबर्स हैं, यहां पर हाउस ऑफ एल्डर्स है, सीनियर लोगों का हाउस है ये, उधर ऑटोमेटिकली उसकी सीट वेकेंट हो जाती है। अब मतलब इसका मतलब इससे एक क्वेश्चन एग्जामिनर क्या बना सकता है ट्रैप देने के लिए? 10 दिन के अंदर अगर पर्सन फेल हो गया इंटीमेशन देना किसी भी हाउस को, तो वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाता है कौन से हाउस का? लोकसभा का। ये इंटरप्रिटेशन निकलेगी इससे, पता है क्वेश्चन कभी बनेगा, इससे नहीं बनेगा। ये नहीं बनेगा कि इसकी सीट कौन से हाउस में वेकेंट हो जाती है, ये नहीं बनेगा, ये सबको पता है कि लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है। वो बोलेगा ऑटोमेटिकली लोकसभा का मेंबर बन जाता है। अब पर्सन बैठ के सोचेगा एग्जामिनेशन हॉल में, यार ये तो कहीं पढ़ा नहीं, यार ये कहाँ दे रखा है इसने ऑटोमेटिकली, ये गलत ही होगा, ऑटोमेटिकली कैसे बन जाएगा लोकसभा का मेंबर? उसके लिए ये लाइन याद होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ लक्ष्मीकांत में या पॉलिटी या सब्जेक्ट में वर्ड टू वर्ड नहीं, कॉमा टू कॉमा एनालिसिस होती है। इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस, आप अभी लोकसभा के एमपी हो इसमें, ठीक है, और राज्यसभा की भी चुनाव आ गए तब तक, या उल्टा कर लेते हैं, ज्यादा इच्छा लोगों की लोकसभा में जाने की होती है ना, उल्टा कर लेते हैं चलो इस सिचुएशन को। आप अभी राज्यसभा के एमपी हो, और राज्यसभा तो परमानेंट हाउस होता है, 1/3 मेंबर्स रिटायर आफ्टर क्या कहते हैं एवरी 2 ईयर्स, और 6 साल का आपका टेन्योर है। बीच में उन्हीं दौरान जब आप राज्यसभा के एमपी थे तो लोकसभा के चुनाव आ गए, आपने कहा मैं इसके लिए भी लड़ जाता हूं, पार्टी ने आपको टिकट भी दे दिया, आप लड़ गए। अब आप अभी सिटिंग मेंबर कौन से हाउस के हो आपके केस में बताओ? इसमें राज्यसभा में, ठीक है, ब्लू वाला मतलब अभी आप इसके सिटिंग मेंबर हो, ठीक है। और आपने लोकसभा के चुनाव लड़े, आप उसमें भी जीत गए। तो यानी कि आप अगर आईएएस की पोस्ट पर बैठ के चपरासी के पेपर दे रहे हो तो घंटा काय के आईएएस हो फिर तुम। तो यहां पर अर्पित क्या देखा जाता है, राज्यसभा में बैठकर, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब इसके बिस्मे की कंटेक्स्ट में, राज्यसभा में बैठकर अगर पर्सन दूसरे हाउस के चुनाव लड़ रहा है, मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है ना फिर उसमें। एक आईएएस अगर क्लर्क के पेपर दे रहा है तो मतलब आईएएस की पोस्ट में इंटरेस्टेड नहीं है ना, मतलब उसका मतलब वो, इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज ऑल्सो इलेक्टेड टू द अदर हाउस, उसकी जो सीट है ना फर्स्ट हाउस में, अब इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, इसको ना बच्चे फिर से गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं।
फर्स्ट हाउस का मतलब क्या होता है बताओ? फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस किसको बोलते, किसी को बोलते हैं क्या वैसे? हम बताओ। फर्स्ट हाउस है ना, इसकी जो सीट है फर्स्ट हाउस के अंदर वो वेकेंट हो जाती है। अब फर्स्ट हाउस का मतलब यहां पर इंटरप्रिटेशन क्या निकल कर आई? हाँ रागिनी, यू आर रॉन्ग। यहां पर यही इंटरप्रिटेशन है, इसलिए मैं समझा रहा था, यही गलती हो जाती है। एब्सोल्युटली रॉन्ग रागिनी, ठीक है? इस मिस्टेक को ठीक करना, गलती मत करना। अरे भाई, लोकसभा में बैठ के लोकसभा के चुनाव थोड़ी ना लड़ेगा शाइनी, है कि नहीं? लोकसभा का तो एमपी यही, लोकसभा के द्वारा अरबे दोबारा चुनाव कैसे लड़ सकता है वो? और वहां पर तो सारे का सारा हाउस एक साथ खाली होता है। समझने की कोशिश करो, उसकी जो सीट है फर्स्ट हाउस के अंदर। अब फर्स्ट हाउस उस यहां पर क्या है कि ये कंटेक्स्ट बेस्ड दे रखा है यहां पर, इसका मतलब फर्स्ट हाउस, या फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस का मतलब रागनी वो नहीं है लोकसभा राज्यसभा। और पहली बात है, उसको फर्स्ट हाउस बोला भी नहीं जाता रागनी, क्या बोला जाता है शैनी, बताना इसको जरा। चेंबर बोला जाता है, इसलिए मैंने बीच में नहीं टोका। कोई बात नहीं, अब यहां गलती कर ली रागनी, अब रियल पेपर के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? गरम गरम तवा चला दूंगा मैं। हिज सीट इन द, कसम से ऑफलाइन क्लासेस चल रही है ना, तुम लोगों को ऐसा टॉर्चर करूँ ना कि जिसका आंसर गलत है वो ठंडे पानी से नहाएगा बिल्कुल नंगा होकर सर्दियों में। गहरी गर्मियों में जैद है, आग के अंगारों पे चलवाऊंगा मैं तुम्हें। एक सिंगल शब्द का अगर गलत हो गया तो ऐसे करके जैद पता है अंदर से आईएएस निकलेगा। इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज ऑल्सो इलेक्टेड टू द अदर हाउस, ठीक है? अब देखो यहां पर रागनी, ये मतलब यही है, देखो अदर हाउस मतलब उस पर्सन के कंटेक्स्ट में कुछ भी हो सकता है, इसलिए तो मैंने बिस्मे का एग्जांपल लिया। यहां पर एक कि वो राज्यसभा का एमपी ऑलरेडी लोकसभा के चुनाव लड़ गया, या लोकसभा के एमपी राज्यसभा के लड़ गया, भाई वो बिस्मे की मर्जी यार, वो कहीं भी जाना चाहे। वो यूपीएससी क्लियर करके ओडिशा पीसीएस में जाना चाहे तो उसको कोई रोक थोड़ी नहीं लगा। वो हो सकता है इस बात का रोना गाना कर रहा हो कि भाई मेरी असम पोस्टिंग हो गई है, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज ऑल्सो इलेक्टेड टू द अदर हाउस, तो उसकी जो सीट होती है फर्स्ट हाउस के अंदर, यानी कि आपको आपने पहले वाले घर से प्यार नहीं है ना, इसका मतलब तो बोल दिया जाता है जाओ निकलो यहां से, वो वेकेंट हो जाती है ऑटोमेटिकली। अब ये कैसा आ सकता है? ये एक ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। आजकल आपने एक चीज देखी है, यूपीएससी में पॉलिटी के क्वेश्चंस और साइंस एंड टेक के बहुत बड़े बड़े होने लग गए हैं। मतलब कभी कभार तो वो जो एक कॉलम होता है ना लेफ्ट, एक मतलब एक शीट पर दो कॉलम होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्वेश्चंस लिखे होते हैं। कभी कभार एक वो सिंगल क्वेश्चन देता है और पॉलिटी और साइंस एंड टेक के पूरा कॉलम भर देता है लेफ्ट वाला। इतना लंबा क्वेश्चन होता है जिसको रीड करने में भी कम से कम 2.5 से 3 मिनट स्टूडेंट्स के लग जाते हैं, एक लाइन को इंटरप्रेट करने में, और वो करके ओवरऑल क्वेश्चन में 3-4 मिनट लग जाते हैं रीड करने में। एक्सपीरियंस करा ये? लोगों की कंप्लेंट सुनी होगी कि प्रिलिम्स का पेपर भी छूटने लगा है हमारा, बहुत लेंथी हो गया प्रीलिम्स का पेपर, है ना? पहले लोग क्या बोलते थे, 3 रीडिंग करनी चाहिए, 2 रीडिंग का, एक रीडिंग का टाइम भी नहीं मिलता अब, एक रीडिंग का भी टाइम नहीं मिलता है। बिकॉज यूपीएससी वांट्स कि जो होमवर्क करके आए बेटा वो आ जाओ मीन्स लिखने, जो नहीं कर कर आए यहाँ बैठने का समय नहीं है तुम्हारे पास, 365 दिन का समय था, तब क्या मरवा रहे थे अपनी? तो इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज ऑल्सो इलेक्टेड टू द अदर हाउस, उसकी जो सीट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले हाउस के अंदर, पहला हाउस मतलब वो उस पर्सन के कंटेक्स्ट में कोई भी हाउस हो सकता है वो फर्स्ट हाउस, कोई भी मतलब अगर वो लोकसभा का एमपी ऑलरेडी था और राज्यसभा के चुनाव लड़ गया, राज्यसभा के चुनाव लड़ गया, और राज्यसभा का एमपी था और लोकसभा के चुनाव लड़ गया, तो पहली सिचुएशन में फर्स्ट किस क्या दिख रहा है, किसकी सीट जाएगी, और दूसरे में किसकी सीट जाएगी? पहले में किसकी? लोकसभा की जाएगी, और दूसरे में राज्यसभा की जाएगी। बस, किसी को कोई डाउट? रागिनी अब तो नहीं होगी ये वाली गलती? तवा रेडी है गरम, देख लेना फिर। इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू 2 सीट्स इन अ हाउस, अब इंटरप्रिटेशन वाली बात ये है, सर ये कैसे पॉसिबल है 2 सीट एक ही हाउस के अंदर? अभी तो आपने बोला, और अभी आपने, चलो आपने भी नहीं बोला, हम इतना तो जानते हैं अभी जब तक ये लेक्चर चल रहा है हमारा पॉलिटी का, हमें इतनी समझ तो आई गई है कि लोकसभा जो है वहां पर एक साथ डिसॉल्व होगा, वो सबकी ओथ और एफर्मेशन भी साथ में होती है, उसका डिसोल्यूशन भी एक साथ होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी मतलब आगे पीछे मतलब वो हो रहा हो। और इलेक्शंस के टाइम पे तो पहली बात है ऐसा होता ही नहीं है।
बाई इलेक्शंस भी होंगे तो 2 सीटों पे, मतलब ऐसा नहीं होता कि वो इधर उधर से खड़ा है, लेकिन चलो कैसी भी सिचुएशन है, लेकिन सर ये कैसे पॉसिबल है कि 2 सीट जो है एक हाउस के अंदर? तो ये ऐसे, पहले क्या होता था, कुछ साल पहले आप देश में मान लो लोकसभा की 545 कॉन्स्टिट्यूंसी है। अब 545 कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब है 545 एमपीज बनने हैं, एक एग्जांपल समझ लो, ठीक है। अभी 543 हो गया जैसे। तो पहले क्या होता था, आप कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी चुन लो, कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, अंडमान, लक्षद्वीप, जहां से आपको लड़ना है इलेक्शन आप लड़ लो। अगर वहां से नहीं जीते तो जमानत जब्त हो जाएगी। अब जमानत जब्त क्या होता है अभी वो भी बताऊंगा, कुछ एक आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पैसों के टर्म्स में रखना पड़ता है, ठीक है। वो आपके पैसे वापस नहीं होते हैं फिर आपको, अगर आप जीत जाते तो वापस हो जाते हैं, वरना उसे अर्पित कौन रख लेता है, उन पैसों को कौन रख लेता है? इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ये किस लिए करा जाता है अर्पित, वैसे आपको क्या लगता है इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? इलेक्शन कमीशन क्या बोलता है कि कोई भी आलतू फालतू जो है टाइम वेस्ट करने के लिए, वेरी गुड, मुंह उठा के खड़ा ना हो जाए, ठीक है। मतलब रियल में इसकी एक्सप्लेनेशन यही है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जैसे हम लोग डिस्कस नॉर्मली करते हैं कि आलतू फालतू, इलेक्शन कमीशन भी अर्पित यही बोलता है ना कि आलतू फालतू आदमी खड़ा ना हो जाए ऐसे टाइम वेस्ट करने के लिए। तो इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू द 2 सीट्स इन अ हाउस, ये कैसे पॉसिबल है भाई? ये उस केस में पॉसिबल है। हाँ, पहले क्या होता था, एक ही सीट में आप इलेक्शन लड़ सकते थे। अब क्या हो गया था, अब आप कहीं पर भी ना, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आप कोई भी 2 जगह से, 2 जगह का मतलब होता है देश में कोई भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप इलेक्शन लड़ सकते हो। और आप, आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि आप दोनों से जीत गए, ये है इस लाइन का मतलब, आप दोनों जगह से जीत गए। यानी कि ऊपर वाले केस के अंदर अगर हम लोग बात करें, ईशा का एग्जांपल लें, मान लो ये दोनों की दोनों जो सीट थी ईशा, ये एक तो लोकसभा राज्यसभा वाला हमने डिस्कस कर लिया, ये दोनों ही लोकसभा की सीटें थी, दोनों की दोनों लोकसभा की सीटें थी, मेरठ वाली भी और मुरादाबाद वाली भी, और आप दोनों से जीत गए, ठीक है। तो आपको ये चीज सुनिश्चित करनी होगी डेट व्हाट इज योर ऑप्शन, और ऑप्शन फॉर वन, वरना क्या होगा, बोथ सीट्स विल बिकम वेकेंट, बोथ सीट्स विल बिकम वेकेंट। अब यहां हमें लॉजिक क्या नहीं लगाना है, यहां पर कुछ एक्स्ट्रा बात दे रखी है, देखो अब सौगंधा, अब आप सीखो, देखो यहां पर इन्होंने बोल रखा है शायद नहीं क्या कि 10 दिन के अंदर अंदर ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बताओ बोल रखा है क्या? नहीं ना, तो ये अपना दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा कि ऊपर 10 दिन था तो यहां पर भी हम 10 दिन ठूस देते हैं जबरदस्ती, ठीक है। सुगंधा यही समझा रहा था कि पॉलिटी में ये वाली चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। ये कि अपने कहाँ लिखा हुआ है, मतलब क्यों आपको क्यों लगता है 10 दिन, मतलब ये, मतलब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपको क्यों लगता है कि 10 दिन ही होगा यहाँ पर ऐसा वो करके। तो यही चीज़ है, वो जो 6 महीने और 180 दिन वाली मैंने बात बताई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तभी तो लक्ष्मीकांत को चाटने वाले 6-6 साल तक लाइब्रेरी तो बैठे हुए हैं, वो पढ़ते ही रहते हैं। लक्ष्मीकांत पुरानी हो गई, पेज फट रहे हैं, लोगों को लगता है वाह यार, यार कितना ज्ञानी है यार, लक्ष्मीकांत पूरी याद है, याद है तो दे दो मेरे को टेस्ट एक। सिमिलरली, a person cannot be a member of both the houses of the parliament and state legislature at the same time। क्या हुआ था अर्पित, जरा सबको बताओ, केस स्टडी ममता बनर्जी के साथ, पता होगा आपको। हाँ, क्या हुआ था? नहीं नहीं नहीं, यहां पर ही, ए पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, वो पहले एमपी थी, बंगाल में चुनाव आने वाले थे तो उन्होंने क्या करा, एमपीशिप से इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि उनको अगर चीफ मिनिस्टर बनना है अगर बंगाल का, तो क्या करना पड़ेगा, एमएलए बनना पड़ेगा, ठीक है। तो यार पे तुम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो पॉलिटिकल लेक्चर्स में, पता है क्योंकि तुम्हें, मतलब मेरे को कंसेप्ट याद है, तुम्हें आंकड़ों के साथ याद रहते हैं, सर इतने नंबर आए थे, इतने बजे आए थे वो इतनी सीटें चली गई थी और ये मुद्दा हुआ था। हाँ, मोदी मोदी भी, हाँ दोनों सीट से जीत गए थे, अभी जो बदोदरा और वाराणसी है ना, बदोदरा और वाराणसी है ना, और उन्होंने आई थिंक वाराणसी ही चुनी हुई है ना।
यूपी में अच्छा मजबूती बने बीजेपी की है। चलो, सिमिलरली अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एट सेम टाइम। ये छोड़ो लाइन, मुझे इस लाइन से मतलब नहीं, इसके पीछे की जरा बैकिंग बताओ मुझे जरा, ये क्या कह रही है लाइन? एक पर्सन सेम टाइम पे क्या क्या नहीं हो सकता? एमपी और एमएलए और एमपी, वेरी गुड, ठीक है। ठकुराइन क्यों नहीं हो सकता? मैं पार्लियामेंट रोज जा तो सकता हूं और मैं अपनी विधानसभा भी डेली जाकर बैठ जाऊंगा। अगर मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली में मैं क्या कहते हैं एमएलए भी बन गया और पार्लियामेंट भी यही है, चला जाऊंगा थोड़ा, उसमें लगता ही क्या टाइम, क्या लगता है, बाइक तेज भगा लूंगा मैं थोड़ी सी अपनी, है शाइनी बताओ? अरे दिल्ली में ही तो हूँ, क्या दिक्कत है? हंस रहे हो तुम लोग यार। ऐसा नहीं होता क्योंकि ये लीगली पॉसिबल नहीं है। बात यहाँ पे दिल्ली और उसकी नहीं है, बंगाल ग्वालियर की। यहाँ लीगली ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अ पर्सन कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एट द सेम टाइम इफ अ पर्सन इज सो इलेक्टेड। उसकी जो सीट है पार्लियामेंट के अंदर वो वेकेंट हो जाती है। उसकी जो सीट है पार्लियामेंट के अंदर वो ऑटोमेटिकली खाली हो जाती है। क्यों? यहां पर हमेशा संविधान में आपने एक रूल देखा, अभी तक के लेक्चर में आपने एक रूल देखा, हमेशा पर्सन जब भी एक बड़े ओहदे पर बैठने के बाद छोटे ओहदे की तैयारी कर रहा है, राज्यसभा में अच्छा भला उसने टेक रखे हैं झंडे, और उसके बाद लोकसभा में, मतलब हाउस ऑफ एल्डर तो वही है, या फिर उसने 10 दिन के अंदर इंटीमेशन नहीं दिया। दूसरा केस हमने पढ़ा, एक एग्जांपल मान लो कि फर्स्ट हाउस उस पर्सन का जो था वो राज्यसभा था, ठीक है। बड़ी चीज हमेशा पहले छीन ली जाएगी पर्सन से। क्यों? एमपी एमएलए में से, वैसे तो अगर मैं आपसे नॉर्मली एक पूछूं, अगर आपको इंटरव्यू रूम में आंसर देना हो, एमपी और एमएलए में से कौन बड़ा होता है? कोई नहीं, कोई नहीं, अपने अपने अरोना में, दोनों अपने अपने अरेना में बड़े हैं। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली अगर इसको पढ़ें, अब इंटरव्यू रूम को हटाओ, थ्योरेटिकली आ जाओ, मतलब ये चीज इंटरव्यू रूम मतलब लिखना भी नहीं है मेंस के आंसर पेपर में कि एमपी ये बिगर पोस्ट है एमएलए से, नहीं, दोनों अपने अपने अरेना में सुप्रीम है। क्यों? एमपी को वो वाली एमएलए को वो वाली पावर मिल जाए जो एमपी के पास है तो वो बढ़ जाएगा, और एमपी जो है उसको एमएलए वाली पावर दे दी जाए तो नाम नाम में क्या रखा है एमपी, वो गिर जाएगा उसका होता। लेकिन अपने अपने एराना में दोनों सुप्रीम है। ये वही वाली बात है मैं जो बार बार आपसे बोलता हूं, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में से सबसे बड़ा कौन, बताओ? तीनों इक्वल। पीएम और एक चपरासी में सबसे बड़ा कौन? किसकी पावर कब सबसे ज्यादा? नहीं, नहीं, अपने अपने एरेना में ना सारे वो हैं, कोई यहां पर छोटा काम, कोई यहां पर बड़ा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मुझे लेकिन थ्योरेटिकली बताओ इसको, मतलब डिस्कशन की बेसिस पर बताओ, एमपी एमएलए में से बड़ा कौन वैसे? अब हमें समझने के लिए कुछ तो याद करनी पड़ेगा ना, स्टोरी तो बनानी पड़ेगी। तो एमपी एमएलए में से वैसे बड़ा कौन, जो जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कहती है, जो हिंट मिलती है हमें? एमपी। तो अब ये जब एमपी होने के बावजूद भी सौगंधा अगर ये क्या कहते हैं विधायक के चुनाव लड़ेगा, तो कहां की सीट जाएगी बताओ? एमपी की। ये वेकेंट हो जाती है। कब हो जाती है? सिचुएशन में देख लो, हिज सीट इन द पार्लियामेंट बिकम्स वेकेंट इफ शी और ही डज नॉट रिजाइन हिज सीट इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 40। मतलब ये बन तो गया था, मतलब मजे मजे के लिए आप चुनाव तो लड़ जाओ ईशा, आप विधायक भी बन गए मजे मजे के लिए, लेकिन आप अगर आपने अगर 14 दिन के अंदर अगर रिजाइन नहीं दिया ना, 14 दिन के अंदर अगर रिजाइन नहीं दिया ना एमएलए की कुर्सी से, या जहां से जीत गए स्टेट लेजिस्लेचर से, तो आपकी सीट जो है एमपी की चली जाएगी। अब यहां पर इसकी इंटरप्रिटेशन को अब बता दो जरा, आप क्या नहीं लिखना है? अगर यहां पर पेपर ट्रैप क्या बना सकता है एग्जामिनर, क्या लिख सकता है इसकी जगह? 2 वीक्स। क्या ठीक होगी वो चीज अभी तक जो हमने सीखी है? नहीं, क्योंकि संविधान ने ओरिजिनली क्या बोल रखा है? 14 डेज। हाँ, ये चीजें याद रखना। ओके, अब ट्रैप समझ में आ रहे हैं धीरे धीरे थोड़े थोड़े, बताओ। अब चलते पीछे। इस चीज के लिए 1950 में ही दोस्तों रूल्स बन गए थे। वेट अ मिनट, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये कि अगर एक पर्सन एमपी और एमएलए दोनों के लिए
जीत जाता है, बन जाता है, तो उसकी सीट जो है एमपी वाली पार्लियामेंट के अंदर चली जाएगी अगर वो रिजाइन नहीं करता अपनी सीट से विधानसभा के अंदर 14 दिन के अंदर अंदर, 14 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अरे एक मिनट, 9, हाँ। तो दिस वॉज डन अकॉर्डिंग टू द प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल। साइमल्टेनियस मेंबरशिप मतलब यहां पर किसकी बात हो रही है? साइमल्टेनियस मेंबरशिप कौन से हाउसेस की? एक पार्लियामेंट्री हाउसेस की, दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, और इसको, इन रूल्स को किसने बनाया था ये भी याद रखना, प्रेसिडेंट। ये वाला क्वेश्चन बेस में आपको ओपीएससी में आ सकता है और हम सबको एमपीपीएससी और यूपीपीएससी में आ सकता है। ये सारा मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये अगर पूछा जाएगा तो स्टेट पीएससी में पूछा जाएगा, याद रखना है। कोई सा भी स्टेट पीएससी आप इमेजिन कर लो, उसमें ही पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आएगा, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने को आया तो कौन सी वाली बात पूछेंगे इस पॉइंट से? ये रूल्स किसने बनाए थे? प्रेसिडेंट। अब अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, अभी तक हम इतने ज्ञानी तो हो ही चुके हैं, प्रेसिडेंट को ही रूल्स बनाने की पावर किसने दी होगी? जल्दी बताओ। अरे नहीं नहीं, पहले कौन देता है? अरे यार कॉन्स्टिट्यूशन दे दी तो प्रेसिडेंट एकदम से ही, भाइयों बहनों रुक जाओ 1 मिनट, लोकसभा आगे मत बढ़ाओ, राज्यसभा आगे मत बढ़ाओ, प्रोसीडिंग मत करो, पहले मुझे इसके ऊपर रूल बना लेने दो। चर्चा किससे करेगा? हाँ, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट को किसने बोला होगा? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ना फिर ऐसी बातें करते हो? प्रेसिडेंट मतलब शायद नहीं, प्रेसिडेंट पहले ही चला आएगा, मतलब रुक जाओ सब लोग, रुक जाओ 1 मिनट, रुको, कुछ मत बोलना, पहले मुझे रूल्स बनाने दो जरा। भाई साहब आप देखो, आप अगर विधायक हो ना तो आप ना सांसद नहीं बन सकते, अगर आप सांसद हो तो विधायक नहीं बन सकते। अगर 14 दिन के अंदर अंदर अगर आपने नहीं बताया ना कि आप क्या कहते हैं विधायक की कुर्सी से रिजाइन दे रहे हो, तो आपकी इस हाउस में सीट चली जाएगी। ये समोसा यहीं रख दो अभी नीचे। बताओ शाइनी टेबल पे चढ़ के ऐसे कहा होगा पहले प्रेसिडेंट ने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? इससे एक इंटरप्रिटेशन और निकल सकती है, ये रूल्स किसने बनाए थे, कौन थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट? ऐसे सोचा करो किसी टॉपिक को। अब देखो, मैं तो फटाफट ऐसे करता कि 200 पॉइंट नंबर 9 कुछ पीछे दे रखा है, इसको देख लेते हैं। हम यहाँ गए, हमने देखा रूल का नाम ये था, साइमल्टेनियस ऑफ मेंबरशिप रूल्स 1950 मेड बाय द प्रेसिडेंट। भाई कितनी इंटरप्रिटेशन निकलती है इससे, कितनी इंटरप्रिटेशन निकलती है इससे? 5 क्वेश्चन तो यहीं बन गए इसी पॉइंट के ऊपर। वो जानते हैं, एग्जामिनर जानते हैं कि लोग क्या गलती कर रहे हैं, और उसी गलती करने का स्कोप भी हम ही देते हैं। आप हर किसी के मुंह से सुन लेना, पॉलिटी का जब भी वो पेपर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेगा ना, वो पर्सन नहीं कहेगा मुझे 99% क्वेश्चन आते थे, वो यही कहेगा आते थे लेकिन कर नहीं पाया। और फिर वो अपने आप को सेटिस्फाई कैसे करते हैं? हाँ कोई बात नहीं है, लक्ष्मीकांत इतनी बल्कि है, हर किसी से थोड़ी ना याद हो जाती है, ऐसे कौन याद रखे? जो रट्टू तोते चाटते हैं ना लक्ष्मीकांत को, उनको याद नहीं होती है, इसको टाइम देना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी को बूस्ट नहीं कर रहा ना अपने आप को, ये गलतियां मैंने भी करी हैं, ये गलतियां 3 अटेम्प्ट तक मैंने भी करी हैं। ओवरऑल अगर मेरी सारे सब्जेक्ट्स की स्टैटिक पोर्शन की, तो ये गलतियां इनिशियल लेवल पे आपसे ना हो, इसलिए मैं आपको इतनी बारीकियों से ये वाली चीज़ें बताता हूँ। हाँ अब इसमें बताओ, अब आपका क्या क्वेश्चन है? ये वाली प्रक्रिया 14 दिन के अंदर अंदर हुई होगी। 14 दिन के अंदर अंदर हुई होगी। और अगर उसके बाद भी अगर 14 डेज अगर एक्सपायर नहीं हुए होंगे, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ओवर रीच कर दिया होगा, फिर उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ होगा, या ये वाली बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची होगी फिर, या हाई कोर्ट में, किसी में ऑब्वियसली। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।